टुडे आज हम जो है अपना सेशन 5, दिस इज इंटरव्यू स्किल सेशन और इट्स लॉन्च्ड बाय द अलुमनाइज एकेडमी हैदराबाद। Since today is our 5th session of interview skills course, so then we will learn about the first 3 elements of REPREC science for a successful interview outcome. Secondly, we have a mental schema of interviewer in our list. Next, we will discuss about the preparation and presentation of your list of achievements, or you call it results, when you appear in an interview session. Since you see the preparation or the presentation of your achievements in the first 5 minutes are very important for setting the tone of the interview in your own favor. Next, we have got an assignment for you. And then in the last, we have in our pocket some frequent topics which were asked in last 1 or 2 years interviews for the jobs in police and judicial services. It's kind of the hot topics or the favorite topics of the interviewer in commission jobs. So it's collected, the sources are multiple for these interview questions. So let's begin. I hope you remember कि हमने जो अपने 2 सेकंड सेशन के अंदर रीप्रेक साइंस के हवाले से बात की थी कि किस तरह से आप अपने इंटरव्यू के एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को प्रेजेंट करें और अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपनी पर्सनालिटी से अपने इंटरव्यूअर को किस तरह से इम्प्रेस करें। तो उस पर आपने करना क्या है, तो आज हम उस पर बात करेंगे, लेकिन हम अपनी रीप्रेक साइंस के पहले 3 एलिमेंट्स पे आज बात करेंगे। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है हमारा रिजल्ट का। तो हम बात करेंगे अपने आने वाली स्लाइड्स के ऊपर रिजल्ट। सेकंड, हमारे पास ई जो है वो इट्स अबाउट एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, एंड द थर्ड वन इज आवर एटीट्यूड। अच्छा, इस साइंस को समझने का मतलब कोई सिर्फ अपने नॉलेज में इजाफा करना नहीं है, बट हमने अब आगे जाके इस चीज़ों को अप्लाई भी करना है। हम अपने सेशन के अंदर 1-2 एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से एक इंटरव्यू के अंदर एक कैंडिडेट जो है वो अपनी अचीवमेंट्स के हवाले से किस तरह से वो प्रेजेंट करे कि इंटरव्यूअर का जो इंटरेस्ट है वो अपने तरफ ड्रॉ कर सके। तो ये इनिशियल जो 5 मिनट्स होते हैं आपके इंटरव्यू में, या तो आपसे 4-5 क्वेश्चंस पूछ के आपको थैंक यू वेरी मच कह के आपको गुड बाय कर दिया जाएगा, या तो फिर आपसे जो है वो क्वेश्चंस अपॉन क्वेश्चंस का सिलसिला आपके साथ शुरू कर दिया जाएगा। तो जब क्वेश्चंस अपॉन क्वेश्चंस का एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट हो, तो आप इतना समझ लिए कि 60-70% आपने इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट जो है वो अपने तरफ ड्रॉ कर लिया है। अब गेंद जो है वो आपकी कोर्ट में है कि आप किस तरह से उसके साथ खेलते हैं। देखिए, बेनिफिट जो रीप्रेक साइंस का है वो बेसिकली आपको एबल करेगा कि आप अपने एनवायरनमेंट, जो इंटरव्यू का एनवायरनमेंट है, उसको अपनी तरफ कैसे मूव करें, अपने फेवर में कैसे उसको टर्न करें, उसको स्विच करें। तो इसके लिए आप में एक प्रिसाइज प्लान हमने बनाना होगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो जो अल्टीमेट बेनिफिट हमें इन इस 3 एलिमेंट्स, जी किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज टर्न इट ऑफ। तो दिस 3 एलिमेंट्स हेल्प यू टू ओवरकम योर फियर, कि आपको एक फियर होगा कि अननोन सिचुएशन में आपके साथ क्या सवालात होंगे। तो जब अगर आप एनवायरनमेंट इंटरव्यूअर सारी सिचुएशन इंटरव्यूअर के हवाले कर देंगे तो डेफिनेटली आपके लिए एक अनसर्टेन सिचुएशन होगी। आपने एनवायरनमेंट उनको देना है, आपने उनको लिस्ट देनी है कि किस तरह से वो आपसे इंटरव्यू करें। तो ये एक ट्रिक है जिसको आपने प्रैक्टिस भी करनी है और उसको समझना है।
इन 3 एलिमेंट्स को समझने का सेकंड बेनिफिट, आपके कॉन्फिडेंस में एक इंट्यूटिवली एक बेनिफिट होगा, इंटरनली यू फील योरसेल्फ एज कॉन्फिडेंट। और तीसरा, बाद औक़ात इंटरव्यू के अंदर जब आपको एंजाइटी आपकी बढ़ती है तो आपको जो चीज़ें आती भी हैं वो भी आप भूल जाते हैं। तो इट्स समहाउ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वेयर यू लूज योरसेल्फ, यू आर लॉस्ट इन द इंटरव्यू सेशन। क्योंकि जब आप इन तीनों चीज़ों को एक साथ प्ले करवाएंगे इन अ कॉन्सर्ट, तो एक बहुत ज़बरदस्त पावरफुल इम्प्रेशन आपका इंटरव्यूअर के ऊपर जाता है। तो हमें ये समझना है कि हमारे इंटरव्यू के जो आने वाले इनिशियल 5 मिनट्स हैं उसके अंदर हमने किस तरह से अपने आप को अपने सारी गेम प्ले को मूव करना है। देखिए, यू सी के विथ एवरी कैंडिडेट जो इंटरव्यूअर है वो अपना टाइम क्यों स्पेंड करता है। वो इंटरव्यूअर में क्या सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज तो चेक करने के लिए नहीं बैठा ना, तो वो आप में एक यूनिकनेस ढूंढने की कोशिश करता है और ये ढूंढने कहता है कि व्हाट इज यूनिक इन द कैंडिडेट एंड हाउ ही इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। So the first 5 minutes of your interview session are very important for the candidate, as it requires the candidate to present her achievements with energy and enthusiasm। आपने अपनी achievements जो हैं उस पर हम बात करेंगे आगे कि किस तरह से उसको पहले उसकी आप लिस्ट बनाएं और उसके बाद उस पर कैसे आप प्रैक्टिस करें ताकि वो एक चीज़ एक आपकी पावर पिच बन जाए, जिस पे जब भी आप खेलें तो 6 से नीचे आपकी कोई शॉट ना हो। अच्छा जी, हम आप आते हैं रिजल्ट्स। तो रिजल्ट से हमारी मुराद क्या है? रिजल्ट से हमारी मुराद है जी आपकी अचीवमेंट्स, चाहे वो अचीवमेंट्स आपकी अपनी जॉब में हो या वो अचीवमेंट्स आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर हो, या वो अचीवमेंट्स जो आपके अपने कॉलेज पीरियड के अंदर आपने परफॉर्म की हो ड्यूरिंग योर एकेडमिक एक्टिविटीज़ और आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले जो है वो आप अगर फ्रेश कैंडिडेट है, फ्रेश ग्रेजुएट है, तो आपने करना यह है कि आपने अपनी 6 से 10 अचीवमेंट्स लिस्ट डाउन करनी है, एक लिस्ट बनानी है। उसमें किस तरह से हम उस अचीवमेंट्स को डेवलप करेंगे या किस तरह से हमने सोचना है, उस पर हम आने वाली स्लाइड्स पे बात करेंगे। और सेकंड, हम बात जो हमारे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, जैसे हमारे कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे दे बिलोंग टू अ लॉ प्रोफेशन, तो वो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, तो डेफिनेटली उनकी पब्लिक डीलिंग भी है, क्लाइंट को मुतमईन करना, सेटिस्फाई करना। अगर वो किसी सीनियर के साथ अटैच काम कर रहे हैं एंड दे आर ऑन देयर पेरोल, तो उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें उन्होंने कैसा काम किया है जिससे उसका जो एम्प्लॉयर है, जो उसका सीनियर डेफिनेटली उसका एम्प्लॉयर है, वो उससे कैसे सेटिस्फाइड है और उसने किस तरह से अपनी फर्म का नाम जो है वो रोशन किया है। तो ये चीज़ें अब आपने इसके ऊपर सोचना है। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, आपने पेन और कलम उठाना है और अपनी 6 to 10 अचीवमेंट्स को लिस्ट डाउन करना है। ठीक है, किस तरह से करेंगे आगे हम उस पर बात करेंगे। अच्छा, उसके अंदर एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि उसमें आपने कोई स्टोरीज वगैरह नहीं बनानी, जस्ट हार्ड फैक्ट्स, जो जस्ट स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स जो हैं वो आपने देने, और वो स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स यानी वो अचीवमेंट्स बड़ी इंप्रेसिव होनी चाहिए। इंप्रेसिव का मतलब ये नहीं कि कोई आसमान से तारा तोड़ के लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी आपकी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हों, उसकी कोई कंट्रीब्यूशन आपने की हो, आपकी वो अचीवमेंट तब मानी जाएगी जब वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में उसकी कोई कंट्रीब्यूशन हो। तो 6 से 10 की अचीवमेंट आपने बनानी है और यही 6 से 10 अचीवमेंट्स आप इंटरव्यू के इनिशियल 5 मिनट्स के अंदर आपने बतानी है। जब आपसे इंटरव्यूअर ये सवाल करेगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ जेंटलमैन, जब ये क्वेश्चन आपको करेगा उस टाइम पे आपने ये 5 या 6 या 10 अपनी अचीवमेंट्स जो हैं वो उनको इन द फॉर्म ऑफ हार्ड फैक्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट, जो बड़ी डिफाइनिंग हो, एक्साइटिंग हो,
ठीक है जी। और मूविंग उसके अंदर एक पावर होना चाहिए, तो वो आपने किस तरह से करना है हम आगे उस पर बात करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो आप जब आप इंटरव्यूअर एक जी, जब आप बात करते हैं अचीवमेंट्स की, तो अब आपने अचीवमेंट्स अपनी लिस्ट डाउन करनी। लिस्ट डाउन करने के बाद अब आपने उसको प्रेजेंट भी करना है। अब प्रेजेंटेशन एक बहुत आर्ट है, एक बहुत बड़ा आर्ट है, जिसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक वो आपके अंदर वो पैटर्न, वो ऑटोमेटिक बिहेवियर जो है वो आपके अंदर डेवलप नहीं होता है। इट्स समथिंग लाइक ड्राइविंग ए कार। जब आप फर्स्ट टाइम गाड़ी सीखते हैं तो आप हर चीज़ पे फोकस करते हैं, गियर देखना, क्लच, स्पीड, लेकिन हैंडल की जो है वो अलाइनमेंट, वो सारी चीज़ें आप देखते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो हर चीज़ आप अनकॉन्शियसली जो है वो अब काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन है और उसकी जब चीज़ों की जब आप चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे तो उसके अंदर भी वो ऑटोमेटिक रिदम होना चाहिए। ये ऑटोमेटिक रिदम तभी आएगा जब आप जो है उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने लिस्ट डाउन करनी है अपनी अचीवमेंट्स, उनको प्रेजेंट करना है विथ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, एंड द लास्ट थिंग इज अबाउट योर पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का बेसिकली मतलब ये है कि जब आप अपनी अचीवमेंट्स अपने इंटरव्यूअर का जब आप बताएंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में फेल्यूर्स भी होंगी और आपकी अचीवमेंट्स में आपने बहुत सारे सेटबैक्स भी देखे होंगे। तो उन सेटबैक्स या फेल्यूर्स को जो है वो आपने पॉजिटिव अंदाज से उनको प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है। क्योंकि देखिए, किसी भी करियर के अंदर अगर आप एकेडमिक लाइफ में है या आप किसी प्रैक्टिकल जॉब कर रहे हैं कहीं पे, तो सेटबैक्स आपके करियर्स में ज़रूर होंगे। तो ये सेटबैक्स आपकी अचीवमेंट्स में डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ तो हिंड्रेंसेस क्रिएट की होंगी। तो उस पर भी आपने किस तरह से सोचना है वो हम आगे जाके बात करेंगे। और दूसरा, एक माइंडसेट आपने अपना डेवलप करना है जो इंटरव्यूअर ज़रूर देखेगा कि एक बहुत सारे लोगों के एक एटीट्यूड होता है कि वो अपनी नाकामियों का जो कसूरवार है वो किसी और को ठहराते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ विक्टिम माइंडसेट। तो विक्टिम माइंडसेट जो है वो उससे विड्रॉ करना है, उसको छोड़ देना है। और जो ब्लेमिंग एटीट्यूड है कि ऑन योर फेल्यूर्स ऑन समबडी एल्स आर द सर्कमस्टांसेस लाइक बैड लक, तो ये जो एटीट्यूड है और ये जो टर्मिनोलॉजी हमारे जहन में होती है, इसको हमने निकाल के साइड पे रख देना है। इसको हटाने का तरीका ये है कि आपने हर सिचुएशन की ओनरशिप का एटीट्यूड डेवलप करना है। पुट योरसेल्फ इन अ ड्राइवर सीट। जब आप अपने आप को ड्राइवर सीट पे पुटअप करेंगे तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप और ओनरशिप का एहसास होगा। तो जब भी कोई गलती होगी तो डेफिनेटली आप उसको जो है उस नेगेटिव सिचुएशन को आप अपने बेनिफिट में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यानी लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स ये एटीट्यूड है जो हर जगह पे अप्रिशिएट भी किया जाता है। तो एक चीज़ ये सारा बताने का जो बैकग्राउंड है, जो पर्पस है, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं या जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने इंटरव्यू में अपने पास्ट एम्प्लॉयर को कसूरवार ठहराते हैं अपनी जॉब छोड़ने का, या उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती या उनको वो अटेंशन नहीं मिलती। तो ये चीज़ें इंटरव्यू में डिस्कस करते हैं जब इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल करता है कि भाई आप अपनी प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो माइंडसेट अपना हमेशा पॉजिटिव रखिए और हमेशा अपनी मोटिवेशन के थ्रू अपनी न्यू जॉब की तरफ जो आपका टिल्ट है या आपकी जो डिज़ायर है उसको अपने इंट्रिंसिक मोटिवेशन के थ्रू उसको आंसर आउट करने की कोशिश करें। प्रीवियस एम्प्लॉयर को या प्रीवियस सर्कमस्टांसेस को, सेटबैक्स को कभी भी अपनी नाकामियों का सबब मत समझिएगा, कि ये माइंडसेट आपको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही देगा। क्योंकि आने वाला एम्प्लॉयर जो आपके डिपार्टमेंट, जब इंटरव्यू आपका होगा तो एक बंदा आपके डिपार्टमेंट का भी बैठा होगा और वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि कल को ये बंदा मेरी टीम में होगा।
मैं इसको सुपरवाइज कर रहा हूँ, अगर इसका एटीट्यूड ऐसा है कि ये अपनी हर गलती अपने सीनियर के ऊपर या अपने कुलीग के ऊपर या अपने सर्कमस्टांसेस के ऊपर पुट ऑन कर रहा है, तो ये बंदा कभी भी टीम वर्क एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें जो हैं आपने प्रूव करनी है कि आप इस माइंडसेट से काम नहीं करते, क्योंकि ये चीज आपको भी पता है कि इंटरव्यू पैनल के अंदर एक बंदा आपके उस डिपार्टमेंट का होगा जो सीनियर रैंक का ऑफिसर होगा, लाइक डीआईजी, या अगर आप जुडिशरी की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो देखेंगे कि ये बंदा हमारी टीम में काम कर सकेगा नहीं कर सकेगा। तो दैट एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। अच्छा जी, जो इंटरव्यूअर है उसका एक मेंटल स्कीमा होता है। ये इंटरव्यूअर की साइकी के अंदर हम थोड़ा सा ड्रिग इन करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरव्यूअर के पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा, उस क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस के पीछे भी उसके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वो अपने पास रखता है, या वो द हीट ऑफ मोमेंट या दैट मोमेंट वो डेवलप होते हैं। वो क्योंकि वो क्वेश्चंस उसके लिए काफी क्रिटिकल होते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, क्योंकि इंटरव्यूअर ये नहीं चाहता कि जिस बंदे को मैं सिलेक्ट करूं वो इतना सुटेबल ना हो, एंड दैट काज हिम सम फेल्यूर, ठीक है जी। तो वो इंटरव्यूअर इस चीज को देखेगा, तभी एक तो सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस उसके पास लिस्ट होती है, उस क्वेश्चंस को देखता है, आपसे पूछता है, बट वो वहां पे रुकता नहीं है, उसको ज्यादा वो डिग आउट करने की कोशिश करता है। So you have to make sure कि भाई the interview believe कि भाई you are the appropriate choice one would have in the given situation. So in order to win the confidence, the candidate must have a clear, concise and energetic recitation of his or achievements. तो जब आप अपनी अचीवमेंट्स के इनिशियल 5 मिनट्स के अंदर जब आप रिसाइट करेंगे अपनी 5 मिनट अपने अचीवमेंट्स को, तो उसके जो क्वेश्चंस बिहाइंड द क्वेश्चन वाला जो मेंटल स्कीमा है वो काफी हद तक आंसर आउट हो जाता है। अगर मैं एक इवेंट अपने इंटरव्यू का बताऊं आपको, तो आई वाज नॉट इनवाइटेड टू टेल मी आपकी अचीवमेंट्स क्या है। इस तरह से हमसे अनफॉर्चुनेटली हमारे इंटरव्यू का जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली सिमिलर टू किसी हद तक अभी भी ऐसा है जैसे कोई आपका रिटन पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। बट कुछ इंटरव्यूअर ऐसे हैं जो आपके फेडरल कमीशंस के ऊपर भी आप इंटरव्यू को एज एन इंटरव्यू समझते हैं, जिसमें आपकी नॉलेज टेस्टिंग से ज़्यादा जो है वेटेज आपकी ओवरऑल जो माइंडसेट है, आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसको असेस करते हैं। बट अगेन मुझे याद है कि जब हमारा इंटरव्यू हो रहा था तो उस टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनसे 5 सवाल 4 सवाल जनरल नॉलेज के पूछे गए, जिनमें 2 या 3 जवाबात जब उन्होंने दिए तो उनको फिर जो है वो क्राइम के ही ऊपर किसी तरह से मैं काम कर रहा हूँ, या मैं पढ़ रहा हूँ तब भी मैं क्राइम को ही पढ़ रहा हूँ, अगर मैं काम कर रहा हूँ तब भी मैं क्राइम के ऊपर काम कर रहा हूँ, फिर वो लॉ प्रैक्टिस हो मेरी, या मैं फेडरल गवर्नमेंट में काम करूँ, या मैंने बैंकिंग सेक्टर में जब मैंने काम किया उस पर भी मैं वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ। तो दैट्स हाउ कि भाई मैंने उसको कन्विंस किया कि भाई यही काम मुझे फिट होता है और मैं इसी काम के लिए फिट हूँ। तो यहाँ पे जो चीजें थी वो आई फेल्ट कि भाई इंटरव्यूअर अब इस एरिया से बाहर निकल आया है, अब फिर उसने मुझसे दूसरे क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। तो ये डेफिनेटली आपने अपने माइंड को इतना अलर्ट रखना है कि ये चीजें आपको उस टाइम पे समझ में आए कि इंटरव्यूअर अब किस मेंटालिटी में जा रहा है, किस एंगल से चीजों को देखने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कंपेलिंग लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स की। मैंने लिस्ट बनाई थी। जब मैं अपने किसी भी इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, जितने भी अपने करियर ट्रैक ओवर द पीरियड ऑफ 12 ईयर्स की जो मेरा करियर ट्रैक है उसके अंदर मैं जब ग्रेजुएट होने के बाद में जॉब स्टार्ट की, तो मेरी प्रैक्टिस ये हुआ करती थी कि मैं लिस्ट बनाता था। मैं जस्ट 6 से 10 पास होगा तो बहुत ज़्यादा बना लेता था, फिर उसको मैं किसी कुलीग को सीनियर को दिखाता भी था तो उसमें छांटी भी हो जाती थी। तो जी मैं लिस्ट बनाता था और लिस्ट को फिर मैं उसके अंदर किस तरह से मैं उसको डेवलप करता था, तो मैं अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछता था कि भाई मैंने कौन से अवार्ड जीते हैं।
अब अवार्ड का मतलब कोई प्रेसिडेंट अवार्ड नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप अगर कॉलेज में हैं तो किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अगर आपने कोई अवार्ड जीता है, ज़बरदस्त। अगर आप आपको कॉलेज के अंदर कोई प्रोजेक्ट मिला है, आप किसी कंपटीशन में रहे हैं, आप किसी डिबेट कंपटीशन में रहे हैं, कोई मूटिंग कोर्ट कंपटीशन आपने किया है और उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, उसमें आपको कोई अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला है, ये दैट मैटर्स। अगर आप जॉब करते हैं, आपने कोई केस जीत लिया जिसकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी जीतने की, आपने रिसर्च बहुत अच्छी की, उस पर आपके सीनियर ने आपको अप्रिशिएट किया और उसका बेनिफिट आपने मटेरियलाइज किया अपने कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर, तो देखिए ये चीज़ें इस तरह से आपको आइडियाज़ देंगी कि किस तरह से आपने अपनी लिस्ट डाउन कर ली है। या आपने कोई आर्टिकल लिखा हो, अब ज़रूरी नहीं है आर्टिकल आपको कोई नेशनल लेवल की कोई सर्कुलेशन हो, कोई न्यूज़पेपर हो या कोई मैगज़ीन हो, आपका कॉलेज लेवल का मैगज़ीन भी काफ़ी है। आप अगर ब्लॉग राइटर है और ब्लॉग के अंदर अगर आप अच्छा कुछ लिख रहे हैं किसी हॉट इश्यूज़ के ऊपर एकेडमिक अंदाज से, तो वो भी आपकी एक अचीवमेंट है। तो अपनी एक्टिविटीज़ पे आपने यकीन रखना है, आपने उन अचीवमेंट्स को, उन एक्टिविटीज़ को सराहना है, क्योंकि उन एक्टिविटीज़ की डेफिनेटली सोसाइटी में वन वे और अदर कंट्रीब्यूशन है। आपका टारगेट यह है कि आपने वो कंट्रीब्यूशन ढूंढनी है। आप एक काम तो कर रहे हैं लेकिन कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है। अगर आप कॉलेज के मूटिंग कोर्ट कंपटीशन को जीत के आते हैं तो उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है? नंबर 1 कंट्रीब्यूशन ये है जी, मतलब आपकी अचीवमेंट है, आपका नाम होगा, आपको अवार्ड मिलेगा, ठीक है, एक हो गया। सेकंड अचीवमेंट आपकी कॉलेज के लिए है, जिस कॉलेज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम होगा मार्केट में। जब नाम होगा तो डेफिनेटली कल को एडमिशन्स बढ़ेंगी, उसकी गुडविल मार्केट में बढ़ेगी। तो ये इस तरह से आपकी कंट्रीब्यूशन है। आपके प्रोफेसर, आपके कोच का नाम होगा, ये आपकी कंट्रीब्यूशन है। तो देखिए आपने अपनी एक्टिविटीज की कंट्रीब्यूशन आप ढूंढ सकते हैं, बस यू हैव टू डिग डीपर, थोड़ा सा आपको डिग आउट करना पड़ेगा। और यही चीजें इंटरव्यूअर आप में ढूंढता है कि आप अपने काम, आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ और इसका इम्पैक्ट क्या है, तो इम्पैक्ट एनालिसिस अपनी एक्टिविटी की हमेशा रखें अपने पास, अपने डायरी में नोट डाउन करें। अगर आप स्टार्टर है अपने करियर में या आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, तो ये एक्टिविटीज़ आपको आगे बेनिफिट देंगी। आज आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, मुमकिन है आगे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहें, आप इंटरनेशनल लॉ फर्म में आप जाना चाहें, तो ये सारी चीज़ें जब आप वहाँ प्रेजेंट करेंगे तो आपकी चांसेस ऑफ बीइंग हायर्ड बढ़ सकते हैं। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। ये हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। जी, अब अगेन वही बात कि जब आप इंटरव्यू सेटिंग्स में बैठते हैं तो दो किस्म के इंटरव्यू माइंडसेट आपको मिलते हैं। एक माइंडसेट वो होता है इंटरव्यूअर का कि वो इमीडिएटली जंप इन करता है इनटू द इंटरव्यू, आपसे क्वेश्चन थ्रो करेगा। लेकिन पैनल के अंदर एक दो मेंबर ऐसे होंगे जो वेट कर रहे होंगे, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो आपको स्माइल भी दे रहे होंगे या बड़ी गहरी निगाह से देख रहे होंगे, जो बाज़ औक़ात आपको बड़ी क्रीपी लुक लगेगी कि यार ये इतना देख रहा है, तो यू फील एंग्जाइटी एट द टाइम। तो ऐसा कुछ फील नहीं कीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर के लिए आप ही ऑडियंस हैं और आप ही टारगेट हैं उसका, तो वो आपको देखेगा, आपको ऑब्जर्व करेगा। और बाज़ औक़ात इंटरव्यूअर ऐसे भी हैं जो आपके साथ एक रैपर जो है वो डेवलप करने की कोशिश करेगा। तो आपने करना यही है कि अपनी लिस्ट डाउन जो आपने अचीवमेंट्स की बनाई है उसी पे फोकस करना है, और आपने एक रवानी के साथ, एक एनर्जी के साथ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो अपनी सारी अचीवमेंट्स उनके आगे रखनी है। अच्छा, इसमें एक और बात, अपने करियर के अंदर मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो इम्प्रेस करने के लिए कुछ अपने आप को इजाफी बढ़ा चढ़ा के भी बताते हैं, और या कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंटरव्यू में आके सीट पे चुप करके बैठ जाते हैं।
जब उनसे पूछा कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो वो 2 पॉइंट बता के चुप करके बैठ जाते हैं। तो दे आर नॉट टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द टाइम। और उस साइलेंस गैप, जो आपको एक गैप मिलता है, एक स्पेस मिलता है साइलेंस का, जिसमें वो इंटरव्यूअर शायद आपको कुछ बोलने का और मौका देना चाह रहा है, तभी वो खामोश है। तो आप उस टाइम पे आप ये सारी चीज़ें तो पहले आपको पता होनी चाहिए, ये आपने प्री प्लान करनी है। ये ऐसे नहीं होगा कि द हीट ऑफ मूवमेंट में आप सोचें और आप जवाब दें, नहीं, आपने इस पर रिहर्स करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। तो पहली बात, किसी भी चीज़ पे आप खुद को प्रिटेंड ना करें कि आप बड़े एक्सपर्ट हैं किसी चीज़ पे, ठीक है। अपने आप को एक लर्नर के तौर पे शो करें, एक्सपीरियंस विथ लर्निंग माइंडसेट। क्योंकि जब आप व्हेन यू से यू आर एक्सपर्ट इन क्रिमिनल लॉ, आपसे कहे कि व्हाट इज योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो आप कहते हैं कि सर आई एम एक्सपर्ट इन क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रैक्टिसेस, ठीक है जी, सिविल प्रैक्टिसेस या बैंकिंग प्रैक्टिसेस, तो मैं एक्सपर्ट हूँ जी, इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूँ। तो डोंट कॉल योरसेल्फ एक्सपर्ट, क्योंकि यू आर इन एन एग्जामिनेशन हॉल, आप एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में बैठे, तो वो आपकी एक्सपर्टीज को तो भाई जज करेगा, वो देखेगा। और अगर उसको लगा कि यार यू आर नॉट एन एक्सपर्ट बट यू आर स्टैंडिंग ऑन इंटरमीडिएट लेवल, तो डेफिनेटली वो यही अपने माइंड में लेगा कि ही फील कि भाई ये लड़का ओवर कॉन्फिडेंट है और इसके अंदर लर्निंग माइंडसेट है ही नहीं। तो ये जब ज्वाइन करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसमें तो लर्निंग वाला माइंडसेट है ही नहीं, तो ये हर चीज़ में खुद को समझेगा कि भाई मुझे तो सब पता है। तो ये जो माइंडसेट है, कैन नॉट गो अलॉन्ग फॉर अ लॉन्ग वे, तो वो ज़्यादा देर चल नहीं सकता है। तो ऐसा माइंडसेट कभी भी ना बनाइएगा जिसमें आप खुद को एज एन एक्सपर्ट प्रेजेंट करें। हमने लास्ट भी कुछ अपने सेशंस के अंदर ऐसी बात की थी, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपने एक रीजनेबल लेवल पे रख के देना है। अगर आपसे वालदेन का पूछा जाता है तो अपने वालदेन की जॉब भी रीजनेबल अंदाज से बतानी है, ठीक है जी। तो बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है, तो बढ़ा चढ़ा के प्लीज ना बताइए। बहुत सारे कैंडिडेट्स खुद को कहते हैं। मैं एक मतलब ब्रिटिश शिविंग स्कॉलरशिप की ब्रिटिश कमेटी के साथ इंटरव्यू कर रहा था किसी, बहुत सारे सीनियर प्रोफेशनल्स थे स्कॉलरशिप के लिए, यूके की हायर स्टडीज के लिए। ठीक है कि आप रीजनेबल वर्ड गुड बताएं, आप बेटर बताते, आप बेटर बताते ये चीजें, लेकिन एक्सपर्ट आप सुपरलेटिव लेवल पे खुद को लेके जाएंगे ना, तो वो बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि उसी सब्जेक्ट के ऊपर वो सामने इंटरव्यूअर भी उसी सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। अगर एक पुलिस ऑफिसर है, वो DIG लेवल का बैठा है, या जज है, अगर वो सीनियर लेवल पे बैठा है और वो भी खुद को कहता है कि यार मेरा अभी भी मैं सीखना चाहता हूँ, अभी भी मैं चीजें समझना चाहता हूँ, और वो खुद को एक्सपर्ट नहीं मानता, क्योंकि जजमेंट हमेशा सब्जेक्टिव होती है। बड़ी मुश्किल से किसी की ऑब्जेक्टिव जजमेंट बनती है, उसके भी अपने टूल्स होते हैं ऑब्जेक्टिविटी के। तो सबको उस टूल्स का मालूम नहीं होता है कि किस तरह से अपनी अप्रोच को ऑब्जेक्टिव किया जाए, क्या साइंटिफिक टूल्स से अपनी अप्रोच को ऑब्जेक्टिव करने की। तो जनरली 5 मिनट या 10 मिनट में आपको मौका नहीं मिलेगा कि वो आपके लिए अपनी ऑब्जेक्टिविटी को ज़्यादा जो है वो अप्लाई करे और आपको आपके साथ इंसाफ कर सके। वो सब्जेक्टिव लेगा, क्योंकि वो भी सोसाइटी का बंदा है और उसके भी अपनी परसेप्शंस होती है, वो भी इसी समाज में बड़ा हुआ है। तो वो चीज़ ना करें जिससे जो है वो डबल मीनिंग्स निकल आए, ठीक है ना, रिस्क ना लें। अच्छा जी, अब आपने काम ये करना है, लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स हम नेक्स्ट करेंगे। तो आपने एक प्रैक्टिस डालनी है, प्रैक्टिस ऑफ शोइंग एक स्माइल इंटरव्यू के दिन आपने अपने चेहरे पे रखनी है, ठीक है जी। और वो स्माइल, उसके साथ एक पैशन होना चाहिए और शुड लुक नेचुरल, आर्टिफिशियल स्माइल नहीं। तो ये स्माइल जब आप इंटरव्यू रूम में बैठते हैं तो आपने अपने इंटरव्यूअर के आगे एक स्माइलिंग फेस रखना है। और जब आप अपनी अचीवमेंट्स को डिलीवर कर रहे होंगे तो वो भी आपकी स्माइलिंग फेस के साथ होनी चाहिए। नॉर्मल सी स्माइल, कोई ओवर जो है ओवर स्माइलिंग ना हो, जिससे लगे कि ये शायद ड्रामा कर रहा है या कुछ इस तरह से। तो इस तरह से नहीं करना। उसकी जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो यही है कि आप जो है वो अपने आप को अपने मिरर के सामने आप जब अपनी लिस्ट डाउन करें अचीवमेंट्स, तो आईने के सामने खड़े होके उसकी रिहर्सल करें। देखिए, रिहर्सल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सोचिए, अगर आपको स्पीच के लिए कहा जाए किसी ऑडियंस के सामने, तो क्या लगता है कि आप उस स्पीच की तैयारी पहले से नहीं करेंगे? मिरर के सामने खड़े होके अपने बॉडी करेंगे ना। तो इंटरव्यू भी इसी तरह से, इंटरव्यू के लिए भी आपने रिहर्स करनी है। जब तक वो चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ट नहीं होती तब तक आप इंटरव्यू देखें, बहुत एंग्जाइटी होती है वहाँ पे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बाद होगा तो आपको अजीब अजीब सी चीज़ें वहाँ मिलेंगी जिसको हैंडल करना
और अगर आपने वो मोटिवेशन, वो कॉन्फिडेंस उस टाइम पे लूज कर लिया तो मुश्किल होता है फिर जॉब सिक्योर करना। तो ये प्रैक्टिस आपने इस तरह से करनी है, जैसे एक सेल्स एजेंट होता है ना जी, सेल्स एजेंट या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उसको आप ऑब्जर्व किया करें। वो बड़ी ज़बरदस्त उसकी पर्सनालिटी होती है, किस तरह से वो अपनी चीज़ को बेचता है, क्या उसका स्टाइल होता है। कभी आपने इंश्योरेंस एजेंट के साथ कभी डिस्कशन करें, वो किस तरह से चीज़ें प्रेजेंट करता है, किस तरह से अपनी पॉलिसीज बेचता है। तो ये प्रैक्टिस आपने अपने आज साथ करनी है। आपने आईने के सामने खड़ा होना है, जब तक आपका इंटरव्यू हो नहीं जाता आप डेली 5 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा आईने के सामने अपनी स्माइलिंग फेस और ये सारी चीज़ें, जेस्चर्स लाते हुए अपनी अचीवमेंट्स को आपने प्रेजेंट करना है। अच्छा जी, हमारा 1 मिनट के अंदर हमारा सेशन का टाइम आउट हो जाएगा और हम फिर से सेशन स्टार्ट करेंगे। जी सर। ये एक एग्जाम्पल है जी रिजल्ट स्टेटमेंट का, अचीवमेंट स्टेटमेंट का। ये आप पढ़ें इसको कि बिल्कुल हार्ड फैक्ट्स हैं इसमें, बिल्कुल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है और कोई इसके अंदर एग्जैजरेशन नहीं है। एग्जैजरेशन यानी कोई सुपरलेटिव वर्ड्स इस तरह से कुछ नहीं है, सिंपल सा ड्राइविंग है, मूविंग है। और अगर आप किसी कंपनी के तौर पे काम कर रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अब ये 90 सेकंड्स के अंदर इसने ये चीज़ें, या 5 मिनट के अंदर ये चीज़ें इसने बतानी है। सॉरी, पढ़ी जी आपने। ये कहता है जी मैं टॉप 1% परफॉर्मर रहा हूँ। 1% यानी अब ये खुद को सबसे टॉप पे भी नहीं लेके जा रहा। 1% यानी कुछ लोग हैं जिसके अंदर, कुछ लोगों में से एक ऐसा सैंपल है जिसके अंदर ये 1% है। 3 ईयर्स, 2 मेजर प्रोजेक्ट जिसने किया 20 मिनट पहले, जो टारगेट था प्रोजेक्ट खत्म करने का